नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का अमित उर्मिल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें जो क्रैक कर लिया वो क्रैक कर लिया, नहीं तो इसके बाद काफ़ी टाइम के बाद ही वैकेंसी कोई आने वाली है, क्योंकि इसकी कोई चांसेस नहीं है। हम आपको अब बता दें कि इस टाइम हम ग्रुप डी की एग्ज़ाम को क्रैक करके हम रेलवे में सर्विस कर रहे हैं, ये 2018 की वैकेंसी की। तो दोस्तों, हमें पता है कि कौन से क्वेश्चंस ग्रुप डी में आते हैं, कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं और कौन से क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं जीके जीएस की एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा और उस टेस्ट सीरीज़ में मैं उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा जिससे आप कम पढ़ाई करके ज़्यादा क्वेश्चन को तोड़ें और बाकी फिजूल के प्रश्नों को अपने भेजे में इकट्ठा ना करें। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे और केवल टॉप 20 क्वेश्चंस ही लाएंगे हम, और वो अति महत्वपूर्ण होंगे। ये हमारा पहला सीरीज होगा, टेस्ट सीरीज नंबर 1 होगा। ये क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पटवारी इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो लगभग 6800 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं और उसमें सबसे पहले नंबर पे मंदारिन भाषा है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरे नंबर पे इंग्लिश है जिसे अंग्रेजी कहते हैं और तीसरे नंबर पे अपने भारत की भाषा हिंदी है। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 121 है। लगभग 121 है, 121, जिसमें से केवल 22 भाषा ही भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए हमारी आंसर क्या हो जाएगी? विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 6800 बोली जाती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस वो मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई है। विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा है। इसमें लिखावट हमारा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बस हिंट देंगे हम कि जो विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र ने स्थापना की थी उसका हेडक्वार्टर जिनेवा था और उसी दिन यानी कि 23 मार्च, इसीलिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च को ही मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं 3 मार्च की, तो 3 मार्च क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 13 मार्च की बात करें तो ये वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मतलब इंटरटेनमेंट के लिए हम बता देते हैं आपको। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। और अगर हम 30 मार्च की बात करें तो 30 मार्च स्पेशल है। स्पेशल इसमें क्या है? क्योंकि 30 मार्च 1949 के दिन ही राजस्थान की स्थापना हुई थी, इसलिए 30 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो हम बात करेंगे पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो टोटल 5 महासागर हैं। क्या हैं?
टोटल 5 महासागर हैं। कितने हैं? 5 महासागर हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। अब उसमें हम बात करेंगे पहले नंबर पे, यानी कि क्या, पहला क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? अटलांटिक महासागर। तीसरा क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। और चौथा जो हो जाएगा वो आर्कटिक महासागर। पांचवा जो हो जाएगा वो अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। तो ये 5 महासागर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, अर्थात कितने कॉन्टिनेंटल हैं? तो पृथ्वी पर कुल मिलाकर हमारे 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, जो इस तरीके से हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा साउथ अमेरिका। तीसरा साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका। तीसरा यूरोप है। चौथा एशिया है। पांचवा अफ्रीका। छठवां ऑस्ट्रेलिया। और सातवां अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये जो देख रहे हैं आप, यूरोप और एशिया, इसे एक साथ मिला दिया जाता है या एक साथ मिलाकर बोला जाता है, तो यूरेशिया के नाम से बोला जाता है। तो देखिए, मैप जब भी पढ़िए आप मैप के सहारा लेकर पढ़िए, क्योंकि मैप से हमारा फोकस जो है एकदम करेक्ट बन जाता है और माइंड में सेटअप हो जाता है कि कहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल है, कहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल है, कहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंटल है, एशिया कॉन्टिनेंटल कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल कहाँ है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल कहाँ है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंटल है। तो ये हमारे माइंड में मतलब एकदम कॉन्सेप्ट बैठ जाता है और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7। यानी कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। कुल कितने महाद्वीप हैं? तो हमारे 7 महाद्वीप हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, वो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो पहले हम सब विश्वविद्यालयों की बात कर लेते हैं। तो अगर हम पहले बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो लगभग मतलब कि हम ये बता रहे हैं लगभग 5वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की 5वीं सदी में स्थापना हुई थी और इसको जो स्थापित किया था वो कुमार गुप्त ने किया था, यानी कि गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त ने स्थापित किया था। और ये कहाँ है? ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। हम आपको एक रोचक तथ्य बता दें कि 1199 में ही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दिया था। ये लोग आप जानते होंगे। दूसरा, अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में मतलब कि स्थापित हुआ था। और यह जो आधुनिक पाकिस्तान है इस समय, वहाँ पर रावलपिंडी में मतलब इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? रावलपिंडी में। ये कहाँ स्थापित है? रावलपिंडी में स्थापित है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पर? यूपी में है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये बात करते हैं हम, तो इसका मतलब जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला 700 क्या? तक्षशिला लगभग 700 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। और ये मतलब उस नगर में स्थित है। आपको एक बात और बता दें कि ये उस नगर में स्थित है जिस नगर की स्थापना राम के भाई भरत के जो पुत्र हैं, राम के भाई भरत यानी भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। और उसी तक्ष में तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो कि 700 ईसा पूर्व में स्थापित की गई थी। आपको तक्षशिला के बारे में एक और बात बता दें कि यहाँ से एक विशेष आदमी जुड़ा हुआ है जिसे क्या कहते हैं? चाणक्य। जिसे क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। अब हम इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? ये तक्षशिला है।
क्या है, तक्षशिला है। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का ये प्रथम विश्वविद्यालय है। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो क्या हुई थी, 15 अगस्त 1969, यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हम आपको बता दें कि इसरो की फुल फॉर्म, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर, ये देखिए हमेशा अक्सर पूछा जाता है, इसके फाउंडर के बारे में पूछा जाता है। तो आप फाउंडर के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि फाउंडर को हर बार पूछा जाता है। तो इसके फाउंडर कौन थे, विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई। और अगर डायरेक्टर की बात किया जाए तो आप लोग जानते ही हैं कि के सिवान इसके डायरेक्टर हैं। और एक बात और आपको बता दें, के सिवान को ही जाना जाता है रॉकेट मैन के नाम से। किसके नाम से, रॉकेट मैन के नाम से। और अगर बात किया जाए मिसाइल मैन के नाम से तो आप लोग जानते ही हैं मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। इसमें हमारी राइटिंग नहीं मतलब कि अच्छी है, लेकिन आप लोग को ये नहीं मतलब है, आप लोगों को मतलब है कि हमें क्या तैयार करना है। तो इसका मतलब इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए, ये इसरो का क्या है, लोगो है। इस तरीके से इसरो का लोगो है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। देखिए विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। तो जो विश्व टीबी दिवस, टीवी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस जो होती है एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होता है। तो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो जो 24 मार्च है, 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। आप अब जानते हैं कि ये जो टीबी की बैक्टीरिया है इसको कौन खोजा था, रॉबर्ट कोच ने खोजा था। कौन खोजा था, रॉबर्ट कोच ने खोजा था। आप लोग अब तुरंत आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि रॉबर्ट कोच का जन्मदिन होगा 24 मार्च को, लेकिन आप लोग गलत हैं, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने उस दिन टीबी की जो जीवाणु है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। क्या है, टीबी की जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसी की खोज 24 मार्च को की थी। इसी की खोज 24 मार्च को की थी। इसीलिए हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी को ही तपेदिक रोग भी हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं टीबी को, तपेदिक रोग। और तपेदिक रोग किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब हम आपको एक और बात बता दें कि जो टीबी है रोग, तपेदिक रोग है, वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो हमारे फेफड़ा को प्रभावित करता है। हमारे फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
कि खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारा क्वेश्चन क्या है, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हम जानते हैं कि खजुराहो मंदिर अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। किस में है, मध्य प्रदेश में। किस में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हम बात करते हैं कि खजुराहो मंदिर की। तो देखिए हम आपको दिखा दें, खजुराहो मंदिर ये एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें काम वासना को इसमें प्रधानता दी गई है। और एक बात और हम आपको बता दें, कि हमारी जो खजुराहो मंदिर है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए ये हमारा खजुराहो मंदिर का एक दृश्य है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए ये हमारा है अर्थ। क्या है, अर्थ है। अब अर्थ पे क्या होती है, ये होती है अक्षांश रेखाएं और ये होती हैं देशांतर रेखाएं। तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं इसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसे ही हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यह क्या होती है, ये जो लाइन होती है ध्रुव की तरफ जब बढ़ने लगती हैं तो कम होने लगती हैं। ये इधर भी साउथ की तरफ भी क्या होती हैं, जब भूमध्य रेखा ध्रुव की तरफ जाने लगती है तो कम होने लगती है। तो देखिए ये क्या होती है, इसे ही कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये इसकी जो लेंथ होती है सबसे बड़ा होती है, ये जो वृत्त है सबसे बड़ी वृत्त होती है। तो इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त यही है। कौन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सब तीनों एक ही हैं। और कर्क, इसमें अगर कर्क रेखा की बात करें तो ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। आप लोग जान गए। और 0 डिग्री ये देशांतर रेखा तो ये है, कौन है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है। तो इससे कोई मतलब नहीं। तो हम कह रहे हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है, तो ये है भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर बार रिपीट हुआ है और आने के चांसेस भी हैं। तो इसे आप एकदम माइंड में याद रखिए। एक नदी होती है मूसी नदी, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी होती है। तो हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। क्या है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करते हैं, अगर यही हम अपना मैप में देखें, वही हम बताए हैं कि मैप का कॉन्सेप्ट अपनाइए।
मैप का कॉन्सेप्ट अपनाइए। मैप के कॉन्सेप्ट से एकदम आपका कॉन्सेप्ट माइंड में सेटअप हो जाता है। देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, हैदराबाद। ये क्या है, हैदराबाद। ये है कर्नाटक, ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ही क्या है, ये देखिए, ये जो हमारा गया है ये कृष्णा नदी। ये क्या है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है मूसी नदी। देखिए क्या है, ये मूसी नदी। तो मूसी नदी यहाँ है और ये कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है मूसी नदी और हैदराबाद यहाँ है। तो इसका मतलब कि आपके माइंड में ये सेटअप हो जाना चाहिए, आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए कि ये है हैदराबाद और ये है मूसी नदी, आकर ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये है कृष्णा नदी। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा प्रचलित है। तो हम आपको बता दें कि जो तेलुगु भाषा है वो सबसे ज़्यादा हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बोला जाता है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बोला जाता है। वैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, इसमें तेलंगाना नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंध्र प्रदेश। वैसे अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरल में मलयालम भाषा और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा प्रचलित है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र राज्य में किस मिट्टी की सबसे अधिकता होती है। देखिए हम आपको मैप की सहायता से दिखाएंगे। अब मैप की सहायता से आपकी माइंड एकदम क्लियर हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए मैप में क्या है कि मैप में आपको हम दिखाते हैं कि देखिए ये जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, महाराष्ट्र या हल्का सा मध्य प्रदेश अर्थात महाराष्ट्र में देख रहे हैं ना, तो ये जो है महाराष्ट्र, यहाँ है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी की अधिकता होती है। कहाँ, महाराष्ट्र में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। और अगर लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि राज्यों में लाल और पीली मिट्टी की अधिकता होती है। और अपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि राज्यों में, बिहार इत्यादि राज्यों में लाल और पीली मिट्टी की प्रचुरता होती है। और लेटराइट जो होती है वो लेटराइट अपने भारत में बहुत कम जगहों की पर पाई जाती है। इसलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होती है मैप की सहायता से। इसलिए हम आपको राय देंगे कि हमेशा आप लोग मैप की सहायता से ही अध्ययन करें, स्टडी करें। तो हमारा इसमें आंसर क्या है, आप लोग क्लियर हो गए कि महाराष्ट्र राज्य में किस मिट्टी की अधिकता है। तो अभी आप लोग देखें कि महाराष्ट्र में ये देखते हैं, एक देख रहे हैं ना कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी की प्रचुरता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी की प्रचुरता है या अधिकता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया। तो आप लोग ये जानते होंगे कि जो गुड़गांव है, गुड़गांव शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया, गुरुग्राम रखा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुड़गांव। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। तो आपको हम बता दें सऊदी अरब का, क्या, सऊदी अरब जो देश है वो सबसे कठोर कानून वहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या चलता है, राजा चलते हैं वहाँ पे। अभी 2015 से ही वहाँ पर
प्रधानमंत्री स्टार्ट हुआ है और नए नए राष्ट्रपति भी बने हैं। तो हम आपको ये बता दें हम आपको दिखाते हैं मैप से कि ये सऊदी अरब कहाँ है। देखिए अपना ये है क्या, अपना ये है भारत, ये अपना भारत, और ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये ईरान, और ये देखिए ये सऊदी अरब है। क्या है ये? सऊदी अरब। यहाँ पर अमन है, यमन, ये ओमान है, और यहाँ पर इराक है। तो देखिए मैप, हम आपको ये राय देंगे कि मैप की सहायता से पढ़िए, अध्ययन करिए, क्योंकि मैप से जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सऊदी अरब। तो ये सऊदी अरब जो है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही कठोर है। अब हम देख लेते हैं सऊदी अरब के कुछ बारे में। तो सऊदी अरब के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि सऊदी अरब, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा, कि किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है, तो सऊदी अरब का। अब सऊदी अरब की राजधानी देख लेते हैं तो रियाद है। क्या है? रियाद है, रियाद। और इसकी करेंसी के बारे में बात करेंगे तो सऊदी रियाल, और इसके राष्ट्रपति की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी। और ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार ये रिपीट किया गया है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में। आप लोगों को हम मैप की सहायता से दिखाते हैं, मैप की सहायता से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर वही हम करते हैं। देखिए ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश है, ये हमारा है उत्तराखंड है। तो ये देखिए उत्तराखंड में हमारा स्थित है क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको हम नॉलेज के लिए बता दें, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता भी है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम जो है वो हेली नेशनल पार्क है। क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क। और फिर हम आपको और जानकारी के लिए बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है? असम में। देखिए ये कॉन्सेप्ट एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये असम है, ये है असम। तो यहाँ पर क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। और फिर हम बताते हैं, देखिए आप, ये गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी प्रसिद्धि जरूर जानें। कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारा आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी बी। अब हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। और इनके बारे में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इनको सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी। तो आपको ये बताना है कि बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी। और अब हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का
द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? तो देखिए, तराइन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध था वो 1191 में पहला और 1192 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। वो किसके बीच में लड़ा गया? वो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग तुरंत देखेंगे आंसर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय, पहला ऑप्शन, तुरंत इस पर मार देंगे, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, पृथ्वीराज यहाँ तृतीय की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? तृतीय, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ये आप बहुत ही ध्यान से लगाइए, नहीं तो इतना सिंपल, इतना साधारण सवाल भी आपका गलत हो जाएगा और माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। तो माइनस मार्किंग नहीं करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें बी पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर विटामिन में भी फोकस करना है तो बी पर। हम बता रहे हैं कि ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, हमें कम क्वेश्चन पर ही कमांड करना है। कम क्वेश्चन पे जो ज़्यादा आते हैं, जो अक्सर आते हैं, जो अक्सर रिपीट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो साइनोकोबालामिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन, अर्थात सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बायोटीन की, तो बायोटीन ये B7 का, विटामिन B7 की केमिकल नेम है बायोटीन। अगर हम फोलिक एसिड की बात करें तो B9, विटामिन B9 का केमिकल नेम है फोलिक एसिड। अगर निकोटिनेमाइड की बात करें तो निकोटिनेमाइड जो है वो विटामिन B3 की केमिकल नेम है। विटामिन बहुत ध्यान से लीजिए, फिर से देख लीजिए। जो बायोटीन है विटामिन B7 का केमिकल नेम है। फोलिक एसिड जो है विटामिन B9 का केमिकल नेम है। साइनोकोबालामिन तो जानते हैं B12 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और निकोटिनेमाइड वो विटामिन B3 का केमिकल नेम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो हम आपको बताएं, इस क्वेश्चन में सबको कन्फ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि हाल ही में पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा क्या थे? सैटेलाइट्स थे, मतलब उपग्रह थे। तो बाद में शनि जो है 20 उपग्रह, पहले उसके पास थे 62। किसके पास? 62। देखिए, ये दृश्य देखिए, इसमें सारे उपग्रह क्रम वाइज दिखाए गए हैं जैसे थे। इसमें ये प्लूटो भी शामिल है, लेकिन प्लूटो को बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, वो ग्रह के श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि 2006 में ही इसे मतलब ग्रह के सिस्टम में से निकाल दिया गया था इसे, क्योंकि ये ग्रह के नियमों को फॉलो नहीं करता था। तो अब हम आपको बता दें कि पहले जो बृहस्पति थी, पहले बृहस्पति के पास बहुत सारी, मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह थी। वो भी कितनी थी? बृहस्पति के पास 79, कितनी? 79, यानी कि 79 उपग्रह थी। और शनि के पास कितनी थी? 62 थी। लेकिन शनि के 20 और उपग्रह खोजे गए, तो टोटल हो गए इसके कितने? 82। कितने? 82। इसलिए हमारा जो आंसर अब हो जाएगा, सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? वो हैं शनि के। किसके हैं? शनि के। हमारा आंसर हो जाएगा शनि के। इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं। हम आपको बता दें, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपका गलत हो जाता है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस करके इसको पढ़ना है और शनि लगाना है। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा
उपग्रह होते हैं। कितने? 82, और बृहस्पति के 79 हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ लीजिए। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि अगर पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह देखा जाए, तो सबसे बड़ा उपग्रह देखा जाए तो वो किसका है? वो गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड। गैनीमेड है। तो गैनीमेड है सबसे बड़े सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह का नाम है, जो कि किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का है। ये क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि लगभग जो अपना पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसका लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा है। 2 गुने से भी ज़्यादा है। अब बताइए, आपका आंसर हो गया ये, क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो शनि के। कितने? 82। आप लोगों का जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नहीं, एक क्वेश्चन और बचा है। तो देखिए, भारत में कौन सा झील उल्कापिंड के गिरने से बनी है? भारत में कौन सा झील उल्कापिंड के गिरने से बनी है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा लोनार झील। कौन सा? लोनार झील। कौन सा हो जाएगा? लोनार झील हो जाएगा। लोनार झील हो जाएगा। देखिए, लोनार झील, उल्कापिंड क्या होता है? जो अंतरिक्ष से जो भी टुकड़े गिरते हैं पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी के वायुमंडल में हिलते हैं, वो तो जलने लगते हैं, और जो जल नहीं पाते वो पृथ्वी से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो उसमें गड्ढा हो जाता है, और जब गड्ढा हो जाएगा तो उसमें पानी भर जाता है, तो वही हो जाता है झील। उल्कापिंड के गिरने से बनना झील। तो ये लूनार झील है। हम लूनार झील का आपको दृश्य दिखाते हैं। देखिए कितना गजब का दृश्य है। देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या गिरा था? उल्कापिंड गिरा था अंतरिक्ष से। ये पृथ्वी से टकराया तो यहाँ गड्ढा हो गया, और यहाँ पर पानी जमा हो गया। पानी जमा हो गया तो बन गया झील। तो इसे कहते हैं उल्कापिंड से बना झील। ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में है। इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये भारत में एकमात्र उल्कापिंड से बना हुआ झील है। उल्कापिंड से बना हुआ झील है। अब हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया या अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो अपना ख्याल रखिए और फोकस करिए ग्रुप डी के लिए, जिससे आप इसे क्रैक कर सकें। थैंक यू।